हेलो स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा जो कोल्ड वार एरा चल रहा है उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के क्या इम्पैक्ट थे, हमने कॉजेज़ किए थे और कोल्ड वार के इम्पैक्ट के बारे में आज कर रहे हैं हम। तो टेम्परेरी फर्स्ट था जो कोल्ड वार का जो इम्पैक्ट है वो है टेम्परेरी अरेंजमेंट हैड बिकम परमानेंट। कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट बन गए थे वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर। उसके बाद दो ग्रुप बन गए इनके, एक यूएसए का था, एक यूएसएसआर का। तो दोनों में कोल्ड वार चल पड़ी। तो इस वजह के कारण जो कोल्ड वार के वो टेम्परेरी अरेंजमेंट किए थे वो अलग अलग, जैसे जर्मनी को बांट दिया गया था, डिवीज़न हो गया था, कोरिया का डिवीज़न हो गया था, पोलैंड की भी समस्या थी। तो वो उसी तरह बनी रही क्योंकि दोनों में स्ट्रगल हो गई। कोई ऐसा मंच मिल नहीं पाया जिसके द्वारा जे इनका कोई सलूशन किया जाता। तो इस तरह से जे जो टेम्परेरी अरेंजमेंट बना था यथास्थिति बनी रही जिस तरह से वो उस समय बन गए थे। तो ये एक कोल्ड वार का इम्पैक्ट था। नेक्स्ट है बाईपोलर पावर स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि जो कोल्ड वार थी वो दो ग्रुप्स में हो रही थी, एक यूएसए का था, एक जो यूएसएसआर का था। तो उस तरह से ये दो बाकी उनके ग्रुप में शामिल हो रहे थे। पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था दो ग्रुप्स में। उसे बाईपोलर जो पावर स्ट्रक्चर बन गया था, दो ही पावर्स बन गई थी। आधे कंट्री उस साइड चले गए, आधे उस साइड चले गए थे। इस तरह से वर्ल्ड जो था कोल्ड वार के इम्पैक्ट के कारण दो पोलर सिस्टम में बन गया था। वो पावर स्ट्रक्चर बन गए, एक यूएसए का था जिसका हेड था, एक जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन थी, तो वो उसका जो लीडर बना हुआ था। इस तरह से ये चल पड़ा था कोल्ड वार के इम्पैक्ट के कारण। नेक्स्ट है जो एटमॉस्फियर ऑफ बिटरनेस। जब दोनों में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, प्रोपागंडा होता है अगेंस्ट एक दूसरे के, तो उसमें एक एटमॉस्फियर भी पूरे वर्ल्ड का, आधे कंट्री उस साइड हो गए, आधे उस साइड हो गए, तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने लग गए। तो इस तरह से एक एटमॉस्फियर ही था जो पूरे वर्ल्ड का, वो बिटरनेस वाला हो गया था, कुड़त्तन वाला हो गया था। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट पड़ा कोल्ड वार का कि पूरे विश्व का जो एटमॉस्फियर था वो एक बिटरनेस वाला हो गया था। नेक्स्ट है आर्म्स रेस। जो आर्म्स रेस थी, दो मिलिट्री ब्लॉक थे बने हुए, दोनों ही सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये इनकी जो मिलिट्री रेस थी वो आर्म्स रेस थी। तो मिलिट्रीलाइजेशन भी इन्होंने मिलिट्रीएशन जो था वो भी इस्टेब्लिश कर रखा था। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी मिलिट्री का अरेंजमेंट करना एक दूसरे को पछाड़ने के लिए, सुपरमेसी के लिए। तो दूसरे कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट किए जा रहे थे बड़ी से बड़ी मिलिट्री बनाने के लिए, और आर्म्स की रेस लग रही थी एक दूसरे जो ब्लॉक के लिए। जो एक बड़ा ही स्ट्रगल था कि एक दूसरे को जो पछाड़ने के लिए हथियारों की दौड़ लग रही थी, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई जा रही थी। ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज चाहे स्लो चलें, लेकिन मिसाइलें इतनी तेज़ बना दी उन्होंने, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में जाकर पूरे दूसरे कंट्रियों को तबाह कर सकती थी। तो इस तरह से ये रेस लगी हुई थी। जहाज़ एक दूसरे कंट्री में जाने में काफ़ी देर लगा देता है, पर मिसाइलें बड़ी जल्दी पहुँचाने वाली बना दी गई थी। तो इस तरह से ये आर्म्स रेस है जो एक मिलिट्री एशियन था। तो इस तरह ये पूरा ब्लॉक ही दोनों उलझ गए थे, पूरा वर्ल्ड ही इन काम में लग गया था। खाने के लिए चाहे कुछ ना हो लेकिन वेपन्स ज़रूर होने चाहिए। तो इस तरह की देशों में होड़ लग गई थी, इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार पड़ गया था। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस। तो एक मिलिट्री के लिए अलायंस होने लग गए, नाटो बन गया, सीटो बन गया। तो इनका उद्देश्य ही ये था, पर्पज ही ये था कि मिलिट्री के लिए इकट्ठे हुए हैं, दूसरे ब्लॉक को पछाड़ने के लिए ये बनाए गए हैं, कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं था। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट बढ़ा कोल्ड वार का। अगर कोल्ड वार चली तो यही वजह रही कि
मिलिट्री के अलायंस होने शुरू हो गए, जो नाटो और सीटो के रूप में दिखाई देते हैं हमें। नेक्स्ट था रैपिड डीकोलोनीलाइजेशन। जो कलोनीलाइजेशन है उसे डीकोलोनीलाइजेशन होने लग गया, एक दूसरे की क्रिटिसिज्म होने लग गई, क्योंकि दोनों ब्लॉक ऐसे थे जिन्होंने कॉलोनी बसाई हुई थी। बहुत सारे बड़े कंट्रियाँ कॉलोनी बनाई हुई थी, इंडिया भी एक कॉलोनी था जिसे बस्तीवाद बोलते हैं हम। तो उस तरह से एक दूसरे के फिर प्रोपागंडा अगेंस्ट करते, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। जो गुलाम कंट्री थे वो आज़ाद होने लग गए, इन्होंने डीकोलोनाइजेशन करना शुरू कर दिया और इंडिपेंडेंट कंट्री इस्टेब्लिश होने लग गए थे। ये एक इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार था। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कोल्ड वार ऑन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो हमने वर्ल्ड पढ़ा हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, पहले हमने चैप्टर में किए हुए हैं। तो उसी थर्ड वर्ल्ड वाले कंट्रियों के ऊपर एक इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हमारा जब दो ग्रुप थे तो जो भी आज़ाद हो रहा था, कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहा था, उनके पास दोनों ब्लॉक्स के ग्रुप की अप्रोच होती थी कि हमारे अपने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाए जो इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो उसी तरह इंडिया के पास भी एक अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने, लेकिन इंडिया के जो लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। वो पॉलिसी को अडॉप्ट किया और किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुए। तो उस तरह तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे जो कुछ बहुत सारे एक दूसरे ब्लॉक में शामिल हो गए थे, कोई रशिया वाले में, कोई यूएसए वाले में। तो इस तरह से फिर उन्होंने अपना मिलिट्री बेस भी बनाना शुरू कर दिया, कुछ इकोनॉमिकली एड के लिए, पॉलिटिकली एड के लिए। तो इस तरह से वो शामिल होते गए। तो ये भी एक इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार था। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। जो क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट होती थी वो उसका जो रूप बन जाता था वो था इंटरनेशनलाइजेशन। किसी कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई है तो उसको इंटरनेशनल रूप पर लेके चले जाते थे। तो पूरा ग्रुप के ब्लॉक के हेड तक जो वो बात पहुंच जाती थी। तो इस तरह से जो एक इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार था, जल्दी से जल्दी वो बात पहुंचाई जाती थी, क्योंकि जासूसी व्यवस्था बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश की हुई थी। नेक्स्ट है जो यूज ऑफ प्रोपागंडा एज वारफेयर। और वार के लिए एक प्रोपागंडा किया जा रहा था दोनों ब्लॉक्स के द्वारा, चाहे वो यूएसए हो, चाहे सोवियत यूनियन हो। तो इस तरह से ये एक इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार था, क्योंकि शब्दों की लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, इस तरह से ये चल रहा था। तो ये वार के लिए जो प्रोपागंडा हो रहा था। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पैक्ट, वो है कोल्ड वार वाज एबल टू कंट्रोल थर्ड वर्ल्ड वार। तो हमने वर्ल्ड वार पता है हमें कि 1914 से लेकर 1918 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वार, और सेकंड 1939 से लेकर 1945 तक चली थी सेकंड वर्ल्ड वार, और थर्ड वर्ल्ड वार का भी खतरा बना हुआ था। लेकिन वो खतरा एक हॉट वार की जगह जो चलना था वो कोल्ड वार तक ही सीमित रह गया। तो ये एक पॉजिटिव था कि ये एक हॉट वार का रूप धारण नहीं किया और कोल्ड वार तक ही सीमित रह गया। तो ये एक इम्पैक्ट पड़े थे कोल्ड वार और इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार। तो आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।